अभी तक आपने देखा कि ये खेल 2 या 4 दिन या डिजिटल रेवोल्यूशन के टाइम का नहीं, ये दशकों से चलता हुआ एक सिस्टमेटिक तरीका है स्टूडेंट्स की जिंदगी से खेलने का। आपने देखा 2014 तक कितने सारे पेपर्स लीक हुए। अब जब लगातार स्टूडेंट्स की जिंदगी से खेला जाएगा तो एक ना एक टाइम के बाद तो ये धमाका आएगा ही। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर पहला पार्ट देख सकते हैं कि कैसे लीक का माफिया 1990 से काम कर रहा है, व्यापम घोटाला कैसे हुआ, किस तरह से ये पेपर लीक करते हैं। और इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2, एक अनरेस्ट जो एक एक्सप्लोजन में बदल गया। मैं हूं प्रवीण चौधरी, स्वागत है आपका वर्ल्ड नाउ पर। आपने कहानी अभी 2014 तक की देखी, लेकिन 26 तक हर बड़ा लीक एक कन्वेयर बेल्ट की तरह चलता। व्यापम के बाद क्या हुआ? लीक्स बंद हुए? नहीं, वो बढ़ गए। 2014 से 15 पहले डिजिटल लीक्स। 2014 में सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स मणिपुर में लीक हुआ, स्टेट लेवल सैकड़ों बच्चे इफेक्ट हुए। तभी 2014 में ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, सैकड़ों अरेस्ट हुए, एग्जाम तक कैंसिल हो गया। अब आता है 2015 का टाइम, जिसमें नीट का फेज 1 सबसे पहला मेडिकल माना गया। पूरे देश का अटेंशन इसकी तरफ था। री एग्जाम कंडक्ट कराया गया। 2015 में सीबीएसई का सीटेट टीचर्स टेस्ट, हजारों टीचर एस्पिरेंट्स को झटका लगा। फिर शुरू होता है 2016 से 17 का व्हाट्सएप एरा की शुरुआत। 2016 में नीट का फेज 1 फिर से लीक, फिर से बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स को दूसरी साल लगातार धक्का मिला। 2016 में यूपी रिव्यू ऑफिसर, यूपी पीसीएस दोनों कैंसिल हुए, लाखों यूपी एस्पिरेंट्स अफेक्ट हुए। वहीं 2017 में सीबीएसई का क्लास 10th मैथ्स का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया, वो भी एग्जाम से पहले, यानी एक और लीक, यानी फर्स्ट मास वायरल पेपर। लाखों स्टूडेंट, वो भी स्कूल के, इससे इफेक्ट हुए। फिर 2017 में क्लास 12th ऑफ सीबीएसई कौन, सेकंड सीबीएसई लीक हफ्तों के अंदर, और पूरे देश में एक आक्रोश की लहर दौड़ गई। 2017 में जो ये सीबीएसई लीक हुआ था, इसके विसल ब्लोअर ने बोला हमें पता था पेपर लीक हुआ है, हम टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ गया था, लेकिन हम क्या कर सकते थे? कोई एनोनिमस कंप्लेंट लाइन नहीं थी, हम डर गए। ये थे एक एनोनिमस सीबीएसई टीचर जिन्होंने इस बात पर आवाज उठाई। मल्टीपल सीबीएसई टीचर्स ने अपनी पहचान छुपाते हुए कंफर्म किया कि पेपर टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था, वो भी एग्जाम से। फिर मार्च 2017 में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और के सीबीएसई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट दिखाए गए। क्लास 10th मैथ्स और क्लास 12th इकोनॉमिक्स का री एग्जाम कराया गया। सीबीएसई चेयरमैन ने इसकी जिम्मेदारी, नतीजा यह हुआ कि सीबीएसई हिस्ट्री में पहली बार क्लास 10th का री एग्जाम कंडक्ट किया। सीबीएसई चेयरमैन ने रिजाइन किया, लेकिन सिस्टम वो तो अभी तक अनचेंज रहा, वो नहीं बदला। फिर कहानी 2018 पे आती है, जहां एसएससी के प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली की सड़कें गरजी। 2018 का एसएससी सीजीएल स्कैम भारत के सबसे बड़े गवर्नमेंट एग्जाम लीक्स में से एक है। दिल्ली में हजारों स्टूडेंट सड़कों पर। फरवरी और मार्च 2018 में हफ्तों का प्रोटेस्ट, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, न्यू दिल्ली। मांग थी कि सीबीआई इंक्वायरी हो, एसएससी सीजीएल 2017 कैंसिल हो और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की जाए, और जो बच्चे इससे अफेक्ट हुए हैं उनको। नतीजा ये हुआ कि पीएम ऑफिस ने डेलीगेशन को रिसीव किया, कुछ लोगों को बात करने के लिए बुलाया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की, और मास्टरमाइंड 2019 में अरेस्ट किया गया। लेकिन जो बच्चे इससे अफेक्ट हुए थे, उनका तो एक साल वो कोई कोर्ट वापस नहीं दे सकता। 2019 से लेकर 22 तक स्टेट से स्टेट और लीग पे लीग। 2019 में एसएसटी सीजीएल मास्टरमाइंड को सीबीआई ने अरेस्ट किया। जो मेन अपराधी था उसको 5 साल की सजा सुनाई गई। फिर 2019 में ही बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर लीक हुआ, यानी बिहार पीसीएस। मल्टीपल स्केल पर काफी सारे अरेस्ट हुए, एग्जाम कैंसिल हुआ। 2021 में फिर से एक रेलवे जीडीसीई एग्जाम, इस एग्जाम में कॉर्पोरेट नेक्सस को एक्सपोज किया गया। वहीं 2000 बीपीएससी 67th एग्जाम के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए, वीडियो, इन्विजिलेटर्स को अरेस्ट किया गया, एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। वहीं 2022 में उसी साल आरपीएससी राजस्थान टीचर्स एग्जाम में 60 लाख की घूस के बोर्ड मेंबर्स बाबूलाल कटारा को अरेस्ट किया गया। 2023 में राजस्थान का स्टॉर्म और वो 60 लाख की डील। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा ने क्वेश्चन पेपर एक सस्पेंडेड स्कूल वाइस प्रिंसिपल अनिल कुमार मीना को 60 लाख, मीना ने वो पेपर सैकड़ों कैंडिडेट्स को भेजा। एक एजुकेशन बोर्ड का मेंबर जिसका काम फेयर एग्जाम करवाना था, वही मास्टर। 2023 को पेपर लीक का एक मेजर ईयर माना जाता है। एक साल और इतने केस हर स्टेट में अलग अलग देखने को मिले। राजस्थान में रीट टीचर्स एग्जाम की दूसरी कंट्रोवर्सी सामने आई। नतीजा ये हुआ कि एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन बुलाई गई, मल्टीपल अरेस्ट किए गए। वहीं तेलंगाना में एसएससी हिंदी पेपर व्हाट्सएप के थ्रू वायरल किया गया। स्टेट में फिर से री एग्जामिनेशन कराया गया। यूपी एसटीएफ बनी, 21 अरेस्ट हुए, स्टूडेंट ने दोबारा री दिया। आसाम में एचएसएलसी एग्जाम कैंसिल किया, बोर्ड लेवल तक हिल गया। और फिर 2024 में नीट की सुनामी आती है, 67 परफेक्ट स्कोर का राज। नीट 2024 लीक में एक गड़ा गड़ा टाइमलाइन इवेंट बनाया। ये कहानी शुरू होती है 4 मई 2024 से,
हजारीबाग झारखंड के 35 कैंडिडेट्स को पेपर और उनके आंसर, कैंडिडेट ने रात भर स्कोर रटा, उन्होंने कीमत चुकाई 30 से 35 लाख हर एक ने। फिर आता है 5 मई का एग्जाम का दिन, राजस्थान सेंटर पर गलत क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स पेपर लेकर हॉल से निकले और ट्विटर पर पोस्ट कर दिए। 5 मई को ही एनटीए का रेस्पॉन्स आया कि ये इल्जाम झूठे हैं, एलिगेशंस आर बेसलेस। आखिर 4 जून को रिजल्ट आता है और 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 स्कोर, यानी पिछले साल सिर्फ 2 लोगों ने और इस साल 67, यानी हजारों % की बढ़ोतरी। वहीं 4 जून को ही 1563 स्टूडेंट्स को कंट्रोवर्शियल ग्रेस मार्क्स दिए गए। जब इस पे बहुत ज्यादा आवाज उठी तो बिहार पुलिस ने जून में ही 13 लोगों को अरेस्ट किया। जून जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल पेटिशंस दायर किए गए, एनटीए डायरेक्टर जनरल हटाए गए और फिर जुलाई 2024 में यूजीसी नेट एक दिन बाद कैंसिल हुआ। सीयूईटी में भी इरेगुलरिटीज मिली। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि नीट जैसे टफ एग्जाम में, जहां बच्चे दिन रात मेहनत करते, सोए बिना रातों रात मेहनत, खाना पीना, यहां तक कि छोटी छोटी खुशियों को मनाना तक भूल जाते हैं, और फिर न्यूज आती है कि एक स्कोर हुआ 720 में से 700। अगर एक या दो बच्चे हों तो शायद कहीं माना भी जा सकता है, लेकिन कोइंसिडेंस है या कॉन्स्पिरेसी? 2020 में 720 में से 720 सिर्फ 4 स्टूडेंट्स के आए, वहीं 2000 ये घटकर 2 हो गया, और फिर आई 2024 में 720 की सुनामी, 67 ने 720 स्कोर किया। 2023 से 2024 तक 3200% की बढ़ोतरी मिली। और अगर मान के देखें तो स्टैटिस्टिक्स का मिरेकल नहीं, स्कैम है। बिहार और झारखंड जैसे सेंटर इतने ज्यादा टॉपर्स तक तो अपने आप ही पैदा करता है। इन्वेस्टिगेटर ने ढूंढना स्टार्ट किया तो स्पेसिफिक सेंटर्स के कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस पैटर्न बाकी सबसे ड्रामेटिकली अलग। इसमें विसिल ब्लोअर पूजा, जिन्होंने पटना न्यूज सेंटर से 2024 में एग्जाम दिया, उनका कहना है, मैं एग्जाम के बाद बहुत खुश थी, पेपर अच्छा गया था, लेकिन जब रिजल्ट आए मुझसे ज्यादा मार्क्स वो लोग ले गए जो रात भर सोए नहीं थे, इसलिए नहीं कि पढ़ रहे, इसलिए कि रट कर आए थे। मुझे पता था कुछ गलत था, मैंने एफिडेविट दिया, मैंने मीडिया को बोला, क्योंकि अगर हम सब चुप रहे तो यह सिस्टम कभी नहीं। फिर इसके बाद बहुत सारे नीट 2024 के कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किए और मीडिया के इंटरव्यू। जून जुलाई में दिल्ली के जंतर मंतर और एचआरडी मिनिस्ट्री के सामने, पटना में, जयपुर में, मुंबई, कोलकाता, लगभग पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। इनकी मांग थी कि नीट को कैंसिल करो और पूरी सीबीआई इंक्वायरी स्टार्ट करो, एनटीए को डिसॉल्व करो। इसका रिजल्ट ये निकला कि सालों में सबसे बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट पार्लियामेंट में डिबेट करा गया। सुप्रीम कोर्ट तक ने एनटीए की लापरवाही को नोट की, एनटीए डीजी हटाए गए, रिव्यू कमेटी बनी, थोड़ा आराम तो मिला, लेकिन दोबारा नेशन वाइड री एग्जाम नहीं कराया गया। 24 लाख स्टूडेंट की किस्मत वहीं सील कर दी गई। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक डिलेमा में फंस गए थे। अगर वो 24 लाख लोगों का री एग्जाम कराता तो लगभग 200 करोड़ रुपए की कॉस्ट आती, 6 से 8 महीने डिले होता और लगभग 1,20,000 सीट्स अनफिल्ड रह जाती। वहीं अगर वो रिजल्ट को सही ठहरा देते, जिन्होंने लीक का फायदा उठाया उनको तो एडमिशन मिल ही जाता, तो फिर रास्ता क्या बचता? उन्होंने बोला कि कुछ चुनिंदा जगह पे करेक्शन करते हैं, पूरा री एग्जाम नहीं, क्योंकि दोनों साइड विक्टिम्स हैं। तो इससे असली सबक ये मिलता है कि प्रिवेंशन ही एक रियल सॉल्यूशन है, बाद में कोई ऑप्शन क्लीन नहीं। जब एनटीए पर इतने सवाल उठने लगे तो लोगों ने पूछा कि एनटीए को बनाया क्यों गया। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एनटीए का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि ऑपरेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए एक स्थगित रोड मैप चाहिए, तब उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के थ्रू एक हाईली प्रॉब्लमेटिक रूट को स्टैंडर्डाइज किया। नवंबर 2017 में यूनियन कैबिनेट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए बनाया और इसको एग्जीक्यूटिव मैंडेट से पास कर दिया। स्ट्रेटेजिक डिजाइन फ्लॉलेस था पर पेपर पर। जेईई, नीट, सीयूईटी, यूजीसी नेट सबको एक हाईटेक प्रोफेशनली मैनेज सेंट्रल एजेंसी के कमांड कंट्रोल रूम के अंदर लिंक किया गया। लेकिन इससे कुछ इनसाइट सीखने को मिले। जब किसी इंस्टीट्यूशन को रिस्ट्रक्चर करके एक सेंट्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी बिना ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी और बिना पैरेलल डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म के, तो एक तरह से सॉल्यूशन नहीं माना जाता। ये अपने आप ही सिस्टम को रिस्क में डाल देता है। अगर किसी स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 30 अलग अलग केंद्र हों और उनमें से एक केंद्र कंप्रोमाइज हो जाए, यानी एक नोड कंप्रोमाइज हो जाए, तो आपके पास एक साइड की लोकलाइज्ड क्राइसिस हो जाती है, जिसे अलग किया जा सकता है। और आप उसको एग्रेसिवली कंप्रेस करेंगे तो पूरी टेस्टिंग मशीन एक सिंगल इंस्टीट्यूशनल मोनोलिथ में बदल जाएगी, यानी एक सिंगल डेटा लीक और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद। ऐसा नहीं है कि सरकार इन पे मेजर नहीं लेती, लेकिन इन पॉलिसीज का फेलियर भी होता है। 2010 से अगर माने तो गवर्नमेंट में अपने अलग तरह के फेलियर हुए। यूपीए गवर्नमेंट 2010 से 14 के बीच में सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम तैयार हो गया। स्टेट बोर्ड्स अपने अलग अलग अंदाज में ऑपरेट करने लगे, कोई भी यूनिफाइड मॉनिटरिंग नहीं थी। इसका रिजल्ट ये हुआ, लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा करप्शन स्टार्ट होने लगा। फिर बीजेपी सरकार ने भी कोशिश की कि कैसे ना कैसे इसको कवर किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए। उन्होंने एक दूसरी रणनीति अपनाई, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन। सब चीज को केंद्रित करने की कोशिश की गई।
सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करने की कोशिश। इसका रिजल्ट ये निकला कि सारे रिस्क एक ही बॉटलनेक के अंदर तैयार हो गए। दोनों ने एक साझा गलती की, एग्जाम की सिक्योरिटी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज की तरह लेने लगे, जबकि उन्हें एक नेशनल सिक्योरिटी मिशन की तरह रखना चाहिए। और इसका असर ये हुआ कि 2024 में सिस्टम को बुरी तरह हानि हुई। फिर से एक सवाल जहन में आता है, क्या आप जानते थे कि 2024 में सिर्फ 60 दिनों में नीट, यूजी नेट, सीयूईटी और नीट पीजी चारों एग्जाम या कैंसिल हुए। 60 दिन और करोड़ों जिंदगियां। हर बार लीक होता है, हर बार इंक्वायरी बैठती है, हर बार किसी ना किसी को दोषी ठहराकर फिर से रवैया अपनाया जाता है। लेकिन क्या ये जड़ से कभी खत्म नहीं हो पाया? अगर इस प्रॉब्लम की असली गहराई तक जाएं तो बहुत सी बातें समझ में आती हैं और शायद कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन भी देते। हम बार बार सवाल करते हैं, ये बंद क्यों नहीं होता? हर बार लॉ बनता है, हर बार कमेटी बनती है, हर बार प्रोमिस होते हैं, फिर भी ये बार। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम इसके सिम्टम्स यानी इसके कारणों को ट्रीट कर रहे हैं, इसकी जड़ को नहीं समा, इसकी जड़ पर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। मेरी रिसर्च के सामने 6 ऐसे रूट कॉजेज सामने आए जो बताते हैं कि असली बीमारी कहां छुपी है। अगर पहला रूट कॉज देखें तो सबसे पहले रूट कॉज आता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर डिमांड और सप्लाई का मिस। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया कि नीट एग्जाम के लिए हर 44 लोगों पर एक सीट, यूपीएससी के लिए 1280 लोगों पर एक सीट। यानी असली प्रॉब्लम यह है कि कंपटीशन अगर इतना एक्सट्रीम होगा तो डेस्परेशन तो एक्सट्रीम होगा ही, और उत्सुक लोग कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, ज्यादा सीट या ज्यादा क्वालिटी इंस्टीट्यूशन। वहीं अगर दूसरे रूट कॉज पर बात करें तो सिंगल एग्जाम डिपेंडेंसी, मतलब नीट फेल किया डॉक्टर नहीं, यूपीएससी फेल किया आईएएस, वन डे वन लाइफ। और इस प्रेशर में चीटिंग का इंसेंटिव मैक्सिमम होता है। 50 लाख दो, पेपर मिल जाएगा, प्रेशर का। इसका सॉल्यूशन सिर्फ सिंपल है, इसके क्वेश्चन में ही इसका सॉल्यूशन, मल्टीपल एडमिशन मॉडल्स तैयार करने होंगे। वहीं अगर गौर करें तो तीसरा रूट कॉज दिखता है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट मोटिव। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया में 58,000 करोड़ की है, डिपेंड करती है हाई प्रेशर एग्जाम्स पर। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा उनकी फीस होगी। यानी असली प्रॉब्लम यहाँ निकल के आती है। कुछ ऐसी करप्ट कोचिंग ऑपरेटर्स भी हैं जो इस पेपर लीक में इन्वॉल्व हो जाते ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को टॉप करा सकें। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसमें दो ही सॉल्यूशन काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल। फिर चौथा रूट कॉज है फ्रेगमेंटेड एग्जाम इकोसिस्टम, यानी 1000 से ज्यादा अलग अलग तरह के एग्जाम्स और सबका अलग अलग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। अगर इसकी गहराई तक जाएं तो प्रॉब्लम यहां आती है, यूपीएससी के पास वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी है, छोटे स्टेट पीसीएस के, इसी की वजह से वीकेस्ट लिंक हमेशा एक्सप्लॉइट होता है। इससे पता चलता है कि जितने नीचे लेवल के एग्जाम उतना ही वीक सिक्योरिटी। इसका एक सॉल्यूशन निकल के आता है कि हर एक एग्जाम के लिए नेशनल लेवल की सिक्योरिटी तैयार करनी होगी हर एक बॉडीज के लिए। पांचवा रूट कॉज पे अगर गौर करें ये समाज से जुड़ा है। जितने भी लोग इस एग्जाम लीक में पकड़े जाते हैं उनकी सजा का प्रावधान इतना स्लो है कि कोर्ट का डर भी उन्हें रोक नहीं पाता। जैसा हमने पार्ट 1 में बताया कि 2002 का केस 2025 में डिसाइड, और बहुत सारे केस तो ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग। असली प्रॉब्लम यही आ जाती है कि क्रिमिनल नेटवर्क का कैलकुलेशन सिंपल रहता है, बेल मिलेगी, 20 साल तक केस चलेगा, तक 50 करोड़ कमा लेंगे। इसका सॉल्यूशन भी इसी के क्वेश्चन में है, यानी हमें फास्ट ट्रैक जुडिशियल और एग्जाम फ्रॉड ट्रिब्यूनल तैयार कर। और छठवां लेकिन सबसे गहरा रूट कॉज सामने आता है, इनसाइडर थ्रेट, यानी सिस्टम के अंदर घुसा सिस्टम। ये कई एग्जांपल्स के साथ आप देख सकते हैं। नीट 2024 में सेंटर सुपरिटेंडेंट, आरपीएससी 2022 में बोर्ड मेंबर, और व्यापम घोटाले में बहुत सारे अंदर। यानी असली प्रॉब्लम अंदर का ही सिस्टम है, बिना इनसाइडर के इतने बड़े लेवल पर लीक करना इम्पॉसिबल। और इसका सॉल्यूशन सिंपल है, बैकग्राउंड चेक, रोटेशन और लगातार मॉनिटर। पेपर लीक हो जाते हैं, कमाने वाले निकल जाते हैं, लेकिन कभी उस परिवार की सोचा है जिस पर यह बीतता है? यानी कि इसका एक ह्यूमैनिटी कॉस्ट भी है। यहाँ एक और कहानी सुनिए, रमेश की कहानी। रमेश चंद्र बिहार के सीतामढ़ी में एक छोटे किसान, उसका सपना था यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बने। 4 साल रमेश ने दिल्ली में कोचिंग की, करीब 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, परिवार की सेविंग्स, एफडी और बहुत सारी फैमिली सपोर्ट। अगर इस कॉस्ट को तोड़कर देखें तो एक फैमिली यूपीएससी की तैयारी के लिए मिनिमम कितने रुपए खर्च कर? कोचिंग करने में 3 से 6 लाख, दिल्ली या हैदराबाद में रहने का खर्चा 8 से 12 लाख, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज कम से कम 50। और वहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फॉरगॉन सैलरी, यानी अगर इसी टाइम कहीं जॉब कर रहे होते तो 4 साल में 12 से 20 लाख रुपए कमा चुके। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट अगर एक एक्सपीरियंस पे देखा जाए तो 25 से 40 लाख होता है 4 से 6 साल। एक फैमिली के लिए जिनकी एनुअल इनकम 5 से 7 लाख, वो अपने 5 से 8 साल ऐसे आउटकम पे रिस्क कर देते हैं जो कभी भी मैनिपुलेट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पेपर्स लीक होने से सिर्फ एक स्टूडेंट ही इफेक्ट होता है, इससे एक पूरा परिवार, एक समाज इफेक्ट होता है। पेपर लीक कैसे एक परिवार को तोड़ देता है? सबसे पहले तो उनको फाइनेंशियली तोड़ के रख देता है। उन्होंने लोन लिया होता है, एफडी तोड़ी होती है, गोल्ड बेच दिया होता, सेविंग्स खाली कर दी, री एग्जाम के लिए 6 से 12 और महीने। और इसका लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होता है? कुछ फैमिलीज तो फाइनेंशियली कभी रिकवर नहीं कर। दूसरा, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, यानी इसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, भरोसा गिरना। कैंडिडेट सोचने लगता है, फैमिली सोचने लगती है कि हमने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं। 2019 से 21 तक
35,950 स्टूडेंट्स नेशनली सुसाइड किया है, और ये डाटा पार्लियामेंट का है। सबसे बड़ा गहरा घाव आता है रिलेशनशिप स्ट्रेस। पेरेंट्स ब्लेम करते हैं, शादियां डिले होती हैं, भाई बहनों का एजुकेशन बजट कट किया जाता है, फैमिली का जो डायनामिक्स है वो परमानेंटली बदल जाता है, यानी कि परिवार का पूरा सोशल फैब्रिक टूट जाता है। फिर वहीं अगला नंबर आता है करियर डिरेलमेंट। यूपीएससी और नीट जैसे पेपर्स पर 4 से 6 साल बिता प्राइवेट सेक्टर में एंट्री विंडो मिस हो गई। 27 से 30 की उम्र में करियर स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका लॉन्ग टर्म में ये नुकसान होता है कि लोग ओवर क्वालिफाइड होने के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयड, यानी वेस्टेड ईयर कोई लॉ नहीं दे सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिटीजन्स का भरोसा टूटता, ऑनेस्ट मेरिट स्टूडेंट्स का फेथ टूटता है, ब्रेन ड्रेन, लोग बाहर जाते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स विदेश जाना पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात, फ्यूचर जनरेशन में सिनिसिज्म भी फैलती है। जब जनरेशन डिसिल्यूजन्ड हो तो डेमोक्रेसी कौन चला। प्रिया के पिताजी से जब कोई पूछता है क्या हाल है बेटी का, वो मुझ पर आते हैं, कहते हैं पढ़ाई कर रही, अगली बार पक्का, लेकिन रात को वो अपने बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं और चुप हो जाते। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे कई सारे पॉइंट्स के साथ रिलेट किया होगा। कुछ लोगों ने ये झेला होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों का भरोसा भी टूटा होगा, कुछ लोगों ने सिस्टम से बात की होगी, और फिर भी आज के टाइम में तैयारी में होंगे, क्योंकि विकल्प नहीं है। और जब विकल्प ना हो तो देश में विद्रोह जैसा माहौल दौड़ता है। इन रिपरकशंस की वजह से किसी इंसान की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो रिबेलियन यानी विद्रोह के मुहाने पर खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये अंदर दबा हुआ गुस्सा किस तरह और कैसे फूट कर आ रहा है, कैसे नीट 2026 में फिर से वही खेल रचा गया, और कैसे कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलनों का जन्म हुआ, और इसके बाद क्या, और कैसे दूसरे देश इससे भी बड़े लेवल के एग्जाम्स आसानी से कंडक्ट करा देते। आप भी मेरे साथ अपनी कहानियां साझा कीजिए, मैं आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप भी हम में से एक हैं, आपने भी वही दर्द झेला है जो हमने झेला। मैं हूं प्रवीण चौधरी, बने रहिए मेरे साथ वर्ल्ड नाउ पर। पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करिए और जुड़िए मेरे साथ हर न्यूज, हर खोज की तह तक जाने के लिए। थैंक यू ऑल।